नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 नवंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आलेखों पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ प्रमुख अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है वह पेज नंबर 6 से लिया गया है। इसके अलावा इसके साथ हम एक और एडिटोरियल की चर्चा करेंगे जो पेज नंबर 6 पर ही दिया गया है, और यह जो दोनों जो एडिटोरियल्स हैं इनका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह दोनों एडिटोरियल्स संबंधित हैं भारत अमेरिका संबंधों पे, साथ ही साथ हाल ही में जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं उससे भी यह संबंधित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जो बिडेन की जीत लगभग सुनिश्चित नजर आ रही है, और जो बिडेन की जीत के साथ ही इसका प्रभाव किस प्रकार से भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ेगा, इसका प्रभाव किस प्रकार से विश्व की स्थिति पर पड़ेगा, और साथ ही साथ जो अमेरिका के समक्ष विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उसका सामना अमेरिका किस प्रकार से नए दृष्टिकोण के साथ कर सकता है, इसको इन एडिटोरियल्स के माध्यम से बताया गया है। तो ये दोनों एडिटोरियल जो है हम इसमें इन सारे परिदृश्यों के संदर्भ में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों का जो परिणाम है वह आने लग रहा है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो बराक ओबामा के काल में पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, जो बिडेन, उनको चुनावों में बढ़त हासिल हुई है। इसमें मुख्य रूप से वो कई राज्यों में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया आदि शामिल हैं, और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो निश्चित ही जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से जो बाइडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं, तो अगर सामान्य परिस्थितियां होती तो उनके द्वारा इसके संदर्भ में उत्सव को मनाया जाता। हालांकि वर्तमान में अमेरिका और विश्व दोनों के समक्ष बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना किया जाना आवश्यक है, और इसके संदर्भ में हमें अमेरिका के मुद्दे को देखना होगा। अमेरिका के साथ ही हमें विश्व की स्थिति को देखना होगा, और इसके तहत हम भारत की स्थिति को भी देखेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार से अमेरिका, विश्व और भारत पर प्रभाव डाल सकते हैं, इन तीनों इफेक्ट्स को हम देखने जा रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में यूं तो चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका में कोविड-19 का जो प्रभाव है वह भी बेहद तेजी से बढ़ रहा है, और जल्द ही अमेरिका में 1 करोड़ केस हो सकते हैं। इन्हीं 1 करोड़ केसों के सापेक्ष अमेरिका में जो होने वाली जो मृत्यु हैं वह भी 2,30,000 से अधिक हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में कोविड-19 से जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, उसके अलग जो बिडेन के काल में इस परिस्थिति में एक नवीन कार्य योजना बनाई जा सकी है, और इसके संदर्भ में विज्ञान और तकनीक की भूमिका, मास्क को पहने जाने, सामाजिक दूरी का पालन और लॉकडाउन के संदर्भ में नवीन रणनीति बनाई जा सकती है बिडेन प्रशासन के द्वारा। इसी के सापेक्ष हमें यह भी देखना होगा कि कोविड-19 के प्रभाव से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, और इसकी पृष्ठभूमि में जो अमेरिकी सरकार है उसको साहसिक नीतियों को अपनाना होगा, और कई ऐसे नवाचारी उपाय भी करने पड़ सकते हैं ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ऐसे नकारात्मक हानिकारक प्रभावों से बाहर निकाला जा सके। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। इसके अलावा वर्तमान में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पूर्ववर्ती ट्रंप सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उसने जो बहुत सारे अनेक फैसले लिए थे, आने वाली जो बिडेन की सरकार इसको बदल सकती है। जैसे कि अप्रवासियों के विरुद्ध जो आने वाले जो बाहर से जो लोग थे, इमिग्रेंट्स के विरुद्ध अपनाई जाने वाली जो नीतियां थीं उनको सरल बनाया जा सकता है। चरमपंथ
और इस तरीके की नीतियों को बढ़ावा ना दिया जाए, इसके स्थान पर बहुलतावाद को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए नीति बनाई जा सकती है। महिलाओं के अधिकारों को सम्मान दिए जाते हुए इसके संदर्भ में कार्य किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो कोविड-19 से अमेरिकी श्रमिक वर्ग जो प्रभावित हुआ है, उसके लिए भी एक बेहतर नीति का पालन किया जा सकता है। इसके तहत अमेरिका विश्व स्तर पर अपनी छवि एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर सके, इसके लिए भी आने वाले राष्ट्रपति जो अमेरिकी इतिहास के 46वें राष्ट्रपति होंगे, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। तो यह तो बात हुई हमारी अमेरिका के संदर्भ में कि अमेरिका नए राष्ट्रपति के माध्यम से क्या अपेक्षाएं रखता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो अगर हम भारत के बारे में बात करें तो नई आने वाली जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जोड़ी है, जो बाइडेन और कमला हैरिस की, उनके द्वारा अनेक मामलों में भारत से सहयोग के आधार पर संबंधों को आगे बढ़ाए जाने की आशा की जा रही है। अनेक मामलों में ऐसा कहा जा रहा है कि जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की ही नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को बहाल करना। इसमें ये कोशिश की जा सकती है, जो वर्तमान में भी चल रही है, कि तालिबान को केवल और केवल वार्ता की मेज तक लाना ही पर्याप्त नहीं होगा, साथ ही साथ वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी शामिल हो सकें, इसके लिए भी कार्य करने की ज़रूरत है। इसके तहत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामकता की पृष्ठभूमि में शांति और समृद्धता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। इसके तहत अभी हमने कुछ समय पहले ही यह प्राप्त किया था, ये हमने पढ़ा था कि 27 अक्टूबर 2020 को जो भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 डायलॉग हुआ, उस 2+2 वार्ता के परिप्रेक्ष्य में जिन समझौतों को, रक्षा संबंधों को और जो मूलभूत रक्षा समझौते हैं, उनको जो है सहमति प्रदान की गई थी, जैसे कि बेका आदि। उसी पथ पर भारत अमेरिका संबंध आगे बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। इसके तहत यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका विविध रक्षा समझौतों का सम्मान करेगा और इसके संदर्भ में रक्षा सहायता को और मजबूत और प्रगाढ़ किए जाने के संदर्भ में कार्य किए जाएंगे। इसके लिए अमेरिकी सैन्य उपकरणों को भी भारत को बेचा जा सकता है, जो अमेरिकी रक्षा संबंध भारत के साथ और मजबूत करेंगे। तो भारत जो है काफ़ी आशान्वित है इसके संदर्भ में। इसके तहत व्यापार के संदर्भ में भी सहयोग किए जाने की आशा है, जिसमें भारत लगातार यह प्रयास कर रहा है कि अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील, एक व्यापार समझौता किया जा सके। और यह जो ट्रेड डील है, ये काफ़ी लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि जो बिडेन का जो कार्यकाल होगा, उसमें भारत इस ट्रेड डील को कर पाने में सक्षम होगा। इसके तहत जो डोनाल्ड ट्रंप के काल में जो वीजा संबंधी जो विवाद देखे गए थे, जिसके तहत बाहर से आने वाले जो स्किल्ड लेबर आदि थे, उन पर रोक लगाने की बात जो कही गई, उसमें जो छात्र थे, उन छात्रों पर विविध प्रकार के जो प्रतिबंध वगैरह लगाए जा रहे थे, वह प्रतिबंध अब हटाए जा सकें, इसके लिए भारत ये आशा कर रहा है। और इसके तहत लगातार बिडेन प्रशासन, जो बिडेन द्वारा भी अपनी चुनावी रैलियों में यह लगातार कहा गया है कि भारत जो है वो एक बेहतर संबंध, भारत के साथ एक बेहतर संबंध की स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ जो हम प्रवासियों के संदर्भ में अमेरिका में आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अप्रवासी हैं, उनके संदर्भ में भी वो सकारात्मक नीति अपनाएंगे, जिसका भारत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में ये आशा की जा रही है कि अगर इस तरीके की नीतियों को अपनाया जाता है, जिनका संबंध रक्षा से होगा, जिनका संबंध इंडो पैसिफिक रीजन से होगा, जिनका संबंध व्यापार से होगा,
जिनका संबंध वीज़ा संबंध मुद्दों से होगा। इससे भारत और अमेरिका दोनों के मध्य जो बिडेन के काल में भी संबंध और आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा की जा रही है। लेकिन हमें साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सहयोग के मुद्दे भले ही काफ़ी सारे हों, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे संघर्ष के भी क्षेत्र हैं जिसको ध्यान में रखना हमें होगा। जैसे कि बिडेन प्रशासन के द्वारा भारत की अनेक नीतियों के संदर्भ में पहले भी असहमति जताई गई है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम, सांप्रदायिक व जाति आधारित हिंसा, हालिया सरकार द्वारा अनेक एनजीओज पर कार्यवाही किया जाना और प्रेस की स्वतंत्रता आदि। तो इन सारे मुद्दों पर बिडेन के काल में अमेरिका ज़्यादा वोकल हो सकता है, ज़्यादा मजबूती से अपना पक्ष रख सकता है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय में नहीं देखा गया था। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन उसके सापेक्ष बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर विवाद भी बढ़ सकता है, जिसे ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसी बातें हुई जो हमें ध्यान में रखना होगा। इसके तहत हमें यह भी देखना होगा कि जब बिडेन उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने भारत की प्रशंसा इस रूप में की थी कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जो विविध जातियों, जो विविध विश्वासों, जो विविध भाषाओं, जो विविध धर्मों आदि को लगातार सम्मान देता रहा है। और यह कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत और अमेरिका दोनों को आपस में जोड़ देती हैं, क्योंकि अमेरिका भी इसी प्रकार से विविध जातियों, विश्वासों, भाषाओं और धर्मों का देश है और मुख्य रूप से अमेरिका अप्रवासियों से ही मिलकर बना है। तो भारत और अमेरिका के बीच जिस प्रकार की ये समानता है, यह जो सिनर्जी है, वह जो बिडेन के काल में भी जारी रहेगी, ऐसी आशा की जानी चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी भारत के पास क्या विकल्प हैं या भारत किस प्रकार से देख सकता है जो बिडेन के कार्यकाल को। और इसी के सापेक्ष हमने इससे पहले बात की अमेरिका के बारे में, यूएस के बारे में, कि किस प्रकार से संबंध आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बिडेन के काल में जो पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बहुत सारे जो रिग्रेसिव, जो पूर्वगामी या कह सकते हैं आप विपरीतगामी जो फैसले थे, वो बदले जा सकते हैं। इसके तहत बहुत सारे जो फैसले लिए गए, जिसके तहत डोनाल्ड प्रशासन द्वारा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता छोड़ दिए जाने से संबंधित जो फैसले लिए गए, बिडेन के काल में यह आशा की जा रही है कि उनको बदला जाएगा। जैसे कि डब्ल्यूएचओ की सदस्यता, यूनेस्को की सदस्यता, मानवाधिकार काउंसिल की सदस्यता आदि। इसके अलावा जो बिडेन एक वैश्विक बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए कार्य करेंगे, उनके द्वारा ईरान परमाणु डील, पेरिस जलवायु समझौते में भी अमेरिका की फिर से भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, यह भी आशा की जा रही है। इसी तरीके से बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते हैं, उसमें अमेरिका फिर से बातचीत करेगा, यह भी आशा की जा रही है। जैसे कि ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आदि। तो यह जो पार्टनरशिप्स हैं, यह मुख्य रूप से यूएस और अमेरिका और साथ ही साथ जो प्रशांत तटीय क्षेत्र है, उसके जो समीपवर्ती देश हैं, उसके जो तटवर्ती देश हैं, उनके बीच व्यापारिक भागीदारी को बढ़ावा देने का एक प्लेटफॉर्म है। और इसमें अमेरिका अपनी भागीदारी फिर से महत्वपूर्ण रूप से निभाएगा, ऐसी आशा की जा रही है। इसके तहत हमें ये ध्यान रखना होगा कि बिडेन प्रशासन द्वारा एक नियम आधारित रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। और इस संदर्भ में रूस और चीन आदि देशों से उनका विवाद भी हो सकता है। इसके तहत आप उत्तर कोरिया आदि की भी गणना
कर सकते हैं। अब इन सारे बातों को ध्यान में रखकर ही भारत को अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके तहत जो आने वाले महीने हैं उसमें भारत को कार्य करना होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो हमने चर्चा की अमेरिका भारत संबंधों के बारे में, अमेरिका में स्थितियों के बारे में, और साथ ही साथ अमेरिका की राष्ट्रपति के बदलने के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हो सकते हैं वो हमें ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो ये हैं कुछ ऐसी बातें जो महत्वपूर्ण हैं इन दोनों आर्टिकल्स के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं एक अगले आर्टिकल की जो हमारा संबंधित है पेज नंबर 6 से, और इसे संबंधित कर सकते हैं हम जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से। मूल रूप से यह जीएस पेपर 1 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 में महिला संबंधी मुद्दों से वुमेन्स इश्यूज से भी जोड़ा के देखा जा सकता है, जो भारतीय समाज का एक हिस्सा है। तो महिला संबंधी मुद्दों से भी जोड़ सकते हैं, पॉलिटी से भी जोड़ सकते हैं, और इसको सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस से भी जोड़ के देखा जा सकता है, जो जीएस पेपर 2 का ही भाग है। तो यह जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से जो टॉपिक है यह अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। और यह जो गुजारा भत्ता जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एलिमनी, यह जो एलिमनी गाइडलाइंस हैं यह महिला अधिकारों को बढ़ाने के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको देख लेते हैं हम। संदर्भ मैंने आपको बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के गुजारा भत्ता को दिए जाने के संदर्भ में नवीन गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके तहत न्यायालय ने कहा है कि जब भी एलिमनी आदि का निर्धारण किया जाएगा तो इसके संदर्भ में कई मापदंडों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि इसके तहत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र का मुद्दा। अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र क्या होता है? तो इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी विवाह भारत में होता है तो उसके तहत यदि किसी प्रकार की कोई समस्या देखी जाती है और इसमें किसी प्रकार की तलाक या विवाह विच्छेद की स्थिति आती है, तो इसमें जो पत्नी है यदि वो पत्नी अपने पति पर फिनेंशियली और दूसरे आधारों पर डिपेंडेंट है, वित्तीय आधार पर, आर्थिक आधार पर डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं उनकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो निश्चित रूप से पत्नी का और उनके बच्चों का यह अधिकार बनता है कि वो अपने पति से, जिससे उनका तलाक या विच्छेद होने वाला है, उनसे गुजारे भत्ते की मांग करे। तो यह जो गुजारा भत्ता है यह विविध कानूनों के माध्यम से मांगा जा सकता है, और यह जो विविध कानून है जब इनके माध्यम से इन्हें माना जाता है तो इसमें कई बार अतिव्यापन का मुद्दा खड़ा हो जाता है, जिसमें किस कानून के आधार पर गुजारे भत्ते की मांग की जाए इसके आधार पर कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो यदि किसी पक्ष के द्वारा अलग अलग कानूनों के तहत गुजारे भत्ते के भुगतान का दावा किया गया हो तो न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वो पहली कार्यवाही के दिए गए फैसले और राशि पर विचार करे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस दिन से केस दायर किया जाता है उसी दिन से जो है महिला को गुजारे भत्ते का अधिकार होगा। इसके तहत यह भी तय किया जाएगा कि कितनी राशि दी जानी है और कितनी नहीं, और इसके तहत यदि पहले की कोई कार्यवाही चली है तो उसके आदेशों को भी ध्यान में रखना होगा और इसमें जो है उसी के अनुसार काम करने की ज़रूरत है। इसके तहत जब नियमों के बारे में बात की जाती है तो हमें ये समझना होगा कि वैवाहिक संबंध में अगर विच्छेद की स्थिति आती है तो इसमें अलग अलग कानूनों के आधार पर गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125। इसके अलावा जो 2005 का
2005 का जो हमारा घरेलू हिंसा से निवारण अधिनियम है, उसके आधार पर भी जो है हम इसके तहत विच्छेद की, विवाह विच्छेद की और इसके माध्यम से गुजारे भत्ते की बात कर सकते हैं। तो जब भारत में इसके संदर्भ में बहुत सारे कानून होते हैं तो इससे कई बार कंफ्यूजन, इससे कई बार जो है अनिश्चितता स्पष्ट नहीं होती, अनिश्चितता जो है दिखाई देती है कि किस कानून के तहत किस प्रकार से गुजारे भत्ते को लेकर दावा किया जाए, और इससे जो है कई बार न्यायिक आदेशों के बीच असंगतता को भी बढ़ावा मिलता है, जिसको सुनिश्चित करने की जरूरत थी। और इसमें अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसमें जो पहले जो निर्णय लिया गया उसी के आधार पर जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा, और जो पीड़िता है उसको जिस दिन से केस किया गया है उसी दिन से जो है गुजारे भत्ते का अधिकार होगा। तो यह जो है अति व्यापन का मुद्दा है जिसको उन्होंने सुलझाने की कोशिश की। इसके अलावा जब बात आती है गुजारा भत्ता निर्धारण की, तो इसका निर्धारण अनेक आधारों पर किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्षों की, पति और पत्नी की आयु और रोजगार की स्थिति, जिसमें यदि दोनों पक्ष काफी लंबे समय से साथ में रह रहे हों तो विवाह का जो समय है वो भत्ते को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण कारक होगा। इसके तहत यदि विवाह विच्छेद की स्थिति में महिला शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य होती हैं, फिर भी वो अपनी पारिवारिक जरूरतों के लिए, अपने बच्चों की देखभाल आदि के लिए रोजगार के अवसरों का त्याग कर देती हैं, तो इस कारक को भी भत्ता निर्धारण में ध्यान रखा जाएगा। यह चीज आपको समझनी है। इसके अलावा यह कोई आवश्यक तथ्य नहीं है कि महिला की आय अगर सुनिश्चित होगी तो पति द्वारा उनको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि महिला की आय सुनिश्चित होने पर उस गुजारे भत्ते के संदर्भ में नेगोशिएशन किए जा सकते हैं, उसमें समझौता वार्ताएं की जा सकती हैं, लेकिन इसके संदर्भ में आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि पत्नी चूंकि कमाती है तो इसके संदर्भ में गुजारा भत्ता हमें नहीं देना होगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब बात आएगी नाबालिग बच्चों को, यानी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस प्रकार से गुजारे भत्ते का निर्धारण किया जाए, तो इस वाले खर्च में हमें भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा व्यय, बच्चों की शिक्षा, इसके अलावा कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह वो ज्वाइन करते हैं, किसी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह वो करते हैं, इसको भी ध्यान में रख के गुजारे भत्ते का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके तहत पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएं, लेकिन यदि पत्नी भी कार्यरत हैं तो खर्च को दोनों के बीच समानुपातिक रूप से, यानी एक सांकेतिक रूप में आप कह सकते हैं, या फिर जो है एक रैशनल तरीके से, तार्किक रूप से दोनों में बांटा जा सकता है। तो यह जो चीज है वो महत्वपूर्ण है। इसमें यदि जीवन साथी, बच्चों अथवा आश्रित रिश्तेदारों में कोई गंभीर विकलांगता या बीमारी की स्थिति देखी जाती है तो इसमें भी भत्ते का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस संदर्भ में न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि ये जो मानदंड दिए गए हैं ये खुद में जो है कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, और यदि न्यायालय चाहे तो अपने विवेक के अनुसार इसमें और भी कारक विचारित कर सकते हैं जो इस मामले में प्रासंगिक हो। तो कहने की बात यह है कि न्यायालय द्वारा गुजारे भत्ते की स्थिति को काफी स्पष्ट किया गया है, जिसको और बेहतर रूप में लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत हमें ये समझना होगा कि कोर्ट द्वारा किस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 39 का सहारा लिया गया, जिसके तहत यह प्रावधान है कि राज्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान करेगा। साथ ही साथ अनुच्छेद 39 महिला और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इन दोनों से जो है हमें एक गुजारे भत्ते की संकल्पना के संदर्भ में कार्य करने की जरूरत है, जिसके तहत हमें भारत की विविधता को भी
ध्यान में रखकर काम करना होगा और इन सभी मामलों में विशेष रूप से जो गरीब महिलाएं हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, ताकि विवाह विच्छेद की स्थिति में यदि वो पूर्ण रूप से पति पर निर्भर हों और उनके जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार के गरीबी के दुष्चक्र में ना फंसें, इसके लिए जो है इस मामले को तीव्रता से निपटाने की जरूरत है। इसके तहत हमें यह ध्यान में रखना होगा कि भारत में जब बात आती है विशेष रूप से महिलाओं के विवाह की, तो महिलाओं का जो विवाह है वो अनेक बार उन्हें उच्च शिक्षा दिलाए बिना ही कर दिया जाता है। साथ ही साथ उनको कई बार जल्द विवाह होने की स्थिति में जल्दी माता भी बनना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और यदि इस तरीके के प्रावधान किए जाएंगे तो इससे न केवल मातृत्व स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकेगा, बल्कि इसके माध्यम से उनके होने वाले बच्चों में कुपोषण की समस्या ना हो, कुपोषण के तहत ही उनमें दुबलेपन, ठिगनेपन की समस्या ना हो। इस संदर्भ में भी कोर्ट के निर्णय का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, महिला सशक्तिकरण के अतिरिक्त। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो फ्रंट पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था सेक्शन से है। मुख्य रूप से ये संबंधित है 15वें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से, और 15वां वित्त आयोग इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है सोमवार को, यानी 9 तारीख को। हालांकि वित्त आयोग की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समय समय पर सामने आ रही हैं और इसी पर जो है यह हमारा आर्टिकल केंद्रित है। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा 9 नवंबर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इसकी जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो पहले ही प्रकाश में आ गई हैं। इसके तहत वित्त आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि कोविड समस्या के चलते जो हमारे समक्ष जीएसटी अंतराल का मुद्दा है, जो पिछले काफी समय से चर्चा में बना हुआ है, उसका जो अनुमान है, उसकी जो कुल राशि है वो 2022 तक जाके 5 से 7 लाख करोड़ तक हो सकती है। तो वर्तमान में जीएसटी अंतराल का जो मुद्दा है वो काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनुमान लगाया कि इस साल यानी 2020-21 में यह जो जीएसटी का जो अंतराल है वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। और यह जो 3 लाख करोड़ रुपए है, इसके भुगतान के संदर्भ में जो हम उपकर लगाए जाने की बात करते हैं, जिसका प्रावधान 2017 के कानून के माध्यम से किया गया है, उस जीएसटी उपकर के माध्यम से भी हम केवल और केवल 65,000 करोड़ रुपए ही एकत्र कर पाएंगे और शेष जो हमारे 2,35,000 करोड़ रुपए हैं उनकी पूर्ति जो है हमें बाजार से करनी होगी। तो यह जो मुद्दा है वो काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है, जिसके तहत वित्त आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि 2020-21 से 2025-26 की अवधि में जो अनिश्चितताएं देखी जा रही हैं, उसके चलते हम ये नहीं कह सकते कि जो राजस्व की जो पूर्ति होगी वो सतत आधार पर होगी। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसमें लगातार 10% या 14% आदि वृद्धि हो। इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं और इसी उतार चढ़ाव की पृष्ठभूमि में ही वित्त आयोग ने प्रयास किया है कि कुछ और मानकों को, कुछ और तरीके निकाले जाएं, जिसके माध्यम से जो केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय अंतरण है वह किस प्रकार से हो, इसके संदर्भ में वित्त आयोग ने विचार किया है। साथ ही साथ इसके तहत राजस्व वितरण के संदर्भ में, राजस्व की वृद्धि आदि के संदर्भ में जो अनुमान है उनमें भी कई सारे मानकों का प्रयोग किया गया है और उसी के अनुसार वितरण किए जाने की व्यवस्था की गई है।
इसके तहत आपको यह चीज़ याद रखनी है कि जिस प्रकार से कोविड-19 का समय चल रहा है, उससे हम यह बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में जो हमें राजस्व की प्राप्ति होगी केंद्र और राज्यों को, वो सतत आधार पर वृद्धिमान स्तर पर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राजस्व प्राप्ति हो वो लगातार पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहे। और यद्यपि यदि इसके संदर्भ में अनिश्चितताएं हैं तो इस अनिश्चितता को दूर किए जाने के लिए कोशिश किए जाने की ज़रूरत है। अब इसके तहत हमें यह भी याद रखना है कि वित्त आयोग को कुछ और भी कार्य सौंपे गए हैं जिस पे वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा है। इसके तहत भारत की जो डिफेंस और सिक्योरिटी की ज़रूरतें हैं, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जो आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति के लिए एक पृथक कार्यतंत्र बनाया जाए, इसको भी कहा गया है। इसके तहत सेना की सैन्य तैयारी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाया जाए, यानी जो समाप्त ना हो साल खत्म होने के बाद, ताकि उससे जो सैन्य आवश्यकताओं की जो खर्चे हों वो निरंतरता के आधार पर हो सकें। इसका जो वित्तीयन है वो विविध आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि इसमें जो सरप्लस रक्षा भूमि है, जो हमारे पास डिफेंस लैंड है, उसको हम बेच सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। हम इसके संदर्भ में टैक्स फ्री बॉन्ड जारी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो विविध डिफेंस पीएसयूज आदि हैं उनका विनिवेश भी किया जा सकता है। इसके तहत जो है वित्त आयोग के समक्ष काफ़ी चुनौतियां हैं, जिसको वो अपने 9 नवंबर की रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसके तहत उन्होंने वर्तमान चुनौतियों का निवारण बेहतर ढंग से किया होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य मुद्दे से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है भारत में भारत सरकार द्वारा जो आयरन युक्त चावल, आयरन फोर्टिफाइड चावल को वितरित करने की जो योजना बनाई गई है, उस पे ये केंद्रित आर्टिकल हमारा है। यह जो आर्टिकल है, पिछले यह जो मुद्दा है जो हमारा फोर्टिफाइड आयरन फोर्टिफाइड चावल से संबंधित जो ये मुद्दा है, ये पिछले एक हफ्ते से काफ़ी चर्चा में रहा है और हमने इस पर पहले भी बात की थी। तो इसका संदर्भ क्या है? तो संदर्भ यह है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत में महिलाओं और बच्चों में विद्यमान जो एनीमिया, लोहे की कमी है, उसकी जो प्रतिपूर्ति की जानी है, उसके लिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि आयरन फोर्टिफाइड चावल के वितरण को बढ़ाया जाए। इसके तहत वर्तमान में पायलट के आधार पर, यानी प्रयोगात्मक आधार पर 15 जिलों में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसे आगे बढ़ाकर 15 राज्यों तक विस्तारित किया जाएगा। इसके तहत इन 15 राज्यों में आयरन फोर्टिफाइड चावल को बांटा जाएगा, जिसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की भी विद्यमानता होगी। इसके माध्यम से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वयस्क महिलाएं हैं उनको उनकी दैनिक आवश्यकता का 30 से 50% आयरन प्राप्त हो जाएगा, जिससे उनके शरीर में जो आयरन की कमी होती है, जो एनीमिया देखा जाता है, उसका निवारण किया जा सकेगा। इसके तहत वर्तमान में बहुत सारे जिलों में बेसलाइन स्टडीज़ यानी सर्वेक्षण वगैरह किए जा रहे हैं और इसमें जो है आपको ये याद रखना होगा कि इसको आगे बढ़ाए जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्यों की भूमिका। हालांकि बहुत सारे जो विद्वान आदि हैं उनका ये कहना है कि हमें इसके संदर्भ में कुछ और अन्य उपायों को भी किए जाने की ज़रूरत है। अब कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? इसके तहत सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं फोर्टिफाइड चावल की, तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ और उपाय की जो किए जाने की ज़रूरत है। तो जब बात की जाता है फोर्टिफाइड चावल या आयरन युक्त चावल, तो चावल फोर्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि चावल को आयरन के साथ युक्त करना, जिसमें चावल को पीसकर उसका एक पाउडर बनाया जाता है और उसमें पोषक तत्वों का मिश्रण कर दिया जाता है और इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को फिर से चावल के आकार में बदला जा सकता है, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप
चावल को पीसकर उसका पाउडर बनाएंगे, फिर उसमें पोषक तत्व मिला देंगे और फिर उसे चावल के आकार में बदल देंगे, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। इस फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को मिला दिया जाता है सामान्य चावल के साथ 1:100 के अनुपात में, और इसे बाद में सरकारी माध्यमों से, पीडीएस आदि से बिक्री के लिए जारी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से चावल में जो आयरन और दूसरे पोषक तत्व हैं, उनकी विद्यमानता सुनिश्चित की जाती है। जब बात होती है फूड फोर्टिफिकेशन की, तो चावल में आयरन को मिलाना एक प्रकार का फूड फोर्टिफिकेशन है, जिसमें हम चावल, दूध, नमक, आटे आदि में लोहा, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए और डी जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ को जोड़ सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, उसी प्रकार से आयरन युक्त चावल। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अक्टूबर 2016 में इससे संबंधित कुछ विनियमन निर्धारित किए गए थे, जिसमें गेहूं के आटे और चावल में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड मिलाने की योजना, दूध और खाद्य तेलों में विटामिन ए और डी का फोर्टिफिकेशन और नमक में आयोडीन के साथ आयरन दोनों को मिलाए जाने की योजना प्रस्तुत की गई थी। बाद में सरकार ने भी इसके संदर्भ में 2018 में रेगुलेशंस को अधिसूचित किया था, और जो भी फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पहचाना जाता है अलग से, और उसमें +F लोगो अधिसूचित किया जाता है। तो यह तो बात हो गई फूड फोर्टिफिकेशन की और बात हो गई फोर्टिफाइड चावल की। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि यदि आप सरकारी स्तर पर ही केवल इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा सफल हो सके। इसके लिए हमें दूसरे उपायों को भी करना होगा, जिसमें मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम जैसे कि मिड डे मील, आंगनबाड़ी आदि के माध्यम से ही केवल इसकी आपूर्ति ना हो, इसमें आयोडीन युक्त नमक के समान ही बाजार के जो अन्य प्लेयर्स हैं, जो निजी प्लेयर्स हैं, वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाएं। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें इसके तहत जो दूसरे जो क्षेत्र काम कर रहे हैं, जिसमें विविध जो चावल मिले हैं, वो जो विविध प्रकार के जो नमकीन बनाने वाले हैं, स्नैक्स बनाने वाले हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकें, जैसे कि कुरकुरे आदि बनाने वाले, इस प्रकार की नमकीन बनाने वाले, वो भी इस तरीके की जो क्रियाकलाप हैं उसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है इन सभी प्लेयर्स को। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो विदाउट आयरन यानी आयरन से विहीन जो चावल होता है और जो आयरन युक्त चावल होता है, इन दोनों के मध्य जो स्वाद है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। तो यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आयरन युक्त चावल कहकर किसी को आयरन विहीन चावल दे दिया जाए और इस प्रकार से उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी का सामना ग्राहकों को ना करना पड़े, इसके लिए भी हमें इसको कार्य करना होगा, जिसके तहत हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में जो फूड सिस्टम वर्तमान का देखा जा रहा है, उस पूरे फूड सिस्टम में बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। तो इसके माध्यम से फूड सिस्टम का कारपोरेटीकरण ना हो जाए, फूड सिस्टम का पूर्ण रूप से निजीकरण ना हो जाए, इसके लिए यह जो पूरी जो आपूर्ति श्रृंखला है, जिसमें चावलों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया, चावलों के वितरण की प्रक्रिया, चावल की उत्पादन प्रक्रिया, उसमें स्थानीय कंपनियों का भी महत्वपूर्ण रूप से क्षमता निर्माण हो सके, इसके लिए भी हमें काम करना होगा। इसका मतलब हुआ कि जब बात आती है चावल के फोर्टिफिकेशन की, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स को ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है, जो इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से संबंधित है पंचायत से, पंचायतों से, और इस पंचायत व्यवस्था के तहत हरियाणा द्वारा एक नवीन कानून पारित किया गया है, या आप कह सकते हैं हरियाणा द्वारा एक नवीन
बिल प्रस्तुत किया गया है विधानसभा में, जिसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं? तो हरियाणा विधानसभा में अब जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसके माध्यम से जो ग्रामीण जन है, जो शहरी जन है, स्थानीय निकायों के जो प्रतिनिधि हैं, उनको वापस बुलाए जाने का अधिकार उनको दिया जाने वाला है, जिसे कहा जाता है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के पंचायत से संतुष्ट नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपने गांव के सरपंच से संतुष्ट नहीं है, तो वो उनको वापस बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उनको चुना है, और यदि वो काम सही से नहीं करें तो उनको वापस भी बुलाया जा सकता है। यह जो है अब अधिकार दिया जाने वाला है। इसके अलावा इसके तहत ग्राम सभा और वार्ड के सदस्यों को शहरी क्षेत्रों में, गांव में ग्राम सभा, शहरी क्षेत्रों में वार्ड के सदस्यों को यह अधिकार दिया जाने वाला है कि वो ग्रामीण सरपंच आदि के कार्य ना किए जाने की स्थिति में उसे वापस बुला सकते हैं, जिसे कहा जाता है राइट टू रिकॉल। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको अब 50% आरक्षण दिया जाएगा, और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में अब उनको रूरल बॉडीज में 50% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत पिछड़े वर्गों में भी अधिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब यह जो बिल है उसका नाम है हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन बिल 2020, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग अपने सरपंच आदि को हटा सकते हैं। इसके तहत 50% सदस्यों द्वारा लिखित में ये प्रावधान दिया जाएगा, और एक सीक्रेट बैलेट के माध्यम से यह निर्धारित किया जाएगा कि उसे हटाया जाना है अथवा नहीं। इसमें यदि उस क्षेत्र विशेष के 2/3 से अधिक सदस्य इसके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रामीण सरपंच है, जो ब्लॉक लेवल के पंचायत समिति के सदस्य हैं, और जिला स्तर के जो जिला परिषद सदस्य हैं, उनको वापस बुलाया जा सकता है। अब इसके माध्यम से यह आशा की जा रही है कि यह न केवल उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन बैकवर्ड क्लासेस में जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अब प्रतिनिधित्व दिया जा सकेगा 8% आरक्षण के माध्यम से, जो निश्चित रूप से जो सामाजिक समावेशन है, सामाजिक जो न्याय है, उसकी संकल्पना को आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने से महिलाओं की भी स्थानीय निकायों में भागीदारी सकारात्मक रूप से बढ़ सकेगी, यह आशा की जा रही है इस प्रावधान के माध्यम से। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है? अराकू घाटी की कॉफी, बीकानेरी भुजिया, दार्जिलिंग की चाय, धारवाड़ का पेड़ा। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों की पहचान करें। केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4 कि 1, 2 और 4। तो चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं उनको भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2, 3 और 4। तो आज जो है पेज नंबर 12 पे इससे संबंधित खबर आई है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नोविचोक क्या है? कोविड-19 से संबंधित एक वायरस, हाल ही में खोजा गया एक एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह, एक प्रकार का नर्व एजेंट की रोबोट। तो नोविचोक क्या है? तो नोविचोक एक नर्व एजेंट है, एक हानिकारक आप कह सकते हैं रसायन है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। तो ये आज पेज नंबर 13 पे खबर आई है। नोविचोक तब चर्चा में आया जब जर्मनी ने रूस पर यह आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो आलोचक रहे हैं अलेक्जेई नेवल्नी, उनको जो है जहर दिया गया है, और इसके लिए नोविचोक का प्रयोग किया गया, जो एक नर्व एजेंट है। नोविचोक क्या है? तो वो एक नर्व एजेंट है जो 1970s और 80s के दशक में सोवियत संघ में विकसित किया गया। यह एक प्रकार का
बेहद विषैला रसायन है जो जहरीली गैसों वीएक्स और सारीन से थोड़ा अलग है। इसे दूसरे विषैले पदार्थों की तुलना में 5 से 10 गुना घातक माना जाता है और यह मुख्य रूप से जो व्यक्ति की जो नर्व नर्व सेंटर होता है उस पे जो है हमला करता है और इसके माध्यम से उस व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता है उसको जो है बाधित कर देता है। तो ये जो है काफी खतरनाक रसायन है जिसको प्रतिबंधित भी किया गया है। तो यह जो है अभी चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अफ्रीका में अवस्थित एक स्थल आबद्ध देश है। यह इस देश में अफ्रीका की कूटनीतिक राजधानी अवस्थित है। यह अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी स्वयं की अद्वितीय लिपि है। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय पेय पदार्थ कॉफी इसी देश में खोजी गई थी। उपरोक्त सभी कथन निम्नलिखित में से किस देश को संदर्भित करते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी, कीनिया, इथोपिया, जिम्बाब्वे। तो इसका सही उत्तर है सी, इथोपिया। यह जो कथन है सब इथोपिया से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तिग्रे क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? लीबिया, सीरिया, इराक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो तिग्रे क्षेत्र है वो मूल रूप से इथोपिया में स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी। और ये जो दोनों जो न्यूज़ हैं वो आज की हमारी इस खबर से संबंधित हैं, जिसमें इथोपिया के पीएम जिनका नाम है अबीय अहमद, जिनको नोबेल शांति प्राइज भी मिल चुका है, उन्होंने जो है इस बारे में स्पष्ट किया है कि उनके देश में जो तिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो किसी प्रकार की बदले की कार्रवाई नहीं है, अपितु वह जो तिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के द्वारा जो विविध प्रकार की आक्रामक गतिविधियां की जा रही हैं उसका एक जवाब है। तो उल्लेखनीय यह है कि जो तिग्रे लिबरेशन पीपल फ्रंट के जो लोग हैं उनके द्वारा अबीय अहमद के पूर्व इथोपिया पर लंबे समय तक शासन किया गया और उसके बाद जब अबीय अहमद सत्ता में आए उसके बाद से ही जो तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है और जो सरकार है उनके बीच लंबे समय से एक संघर्ष देखा जा रहा है और यह जो है अफ्रीका में काफ़ी चिंता का विषय है। यह जो चीज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। गृह मंत्रालय द्वारा सामान्य लोकसभा चुनावों और उपचुनावों दोनों के संदर्भ में निर्वाचन के शेड्यूल का निर्धारण किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाता है। दिए गए कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। केवल एक और दो, केवल दो, दो तीन, केवल तीन। तो भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, तो पहला तो गलत हो गया। पहला गलत, इसका मतलब ए गलत। गृह मंत्रालय द्वारा इनका शेड्यूल निर्धारण किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, निर्वाचन आयोग करता है, तो इसका मतलब हो गया दूसरा भी गलत। तो दूसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, केवल एक ऑप्शन बचा डी, केवल 3। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, केवल 3। तो बिहार में लोकसभा चुनावों में बिहार में विधानसभा चुनावों हो रहे हैं और इन विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 का। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात आपको यह भी समझनी है कि जो सरकार है वो लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और समयबद्ध चुनाव पर वो उनके द्वारा हटाई भी जा सकती है। तो इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में गुजारे भत्ते के निर्धारण को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों को स्पष्ट करें। साथ ही इस प्रकार के दिशा निर्देशों की आवश्यकता और महत्व पर भी तार्किक रूप से टिप्पणी करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा नवीन राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका, विश्व और भारत के लिए अनेक नवीन संभावनाएं व चुनौतियों को लाने वाला साबित होगा। हालिया राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों के संदर्भ में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आज की परिचर्चा के आधार पर लिखे जा सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के इस वीडियो के तहत हमने ये प्रयास किया कि द हिंदू अखबार के तहत आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और आलेखों की हम चर्चा आपके साथ कर सकें। इसके तहत यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के सत्र में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।